Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है हमें। लास्ट लेक्चर में रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, बट दी एनसीईआरटी रीडिंग इज रिमेनिंग। हमने बात की थी कि रेप्लिकेशन का मॉडल सेमी कंजर्वेटिव है कि डिस्ट्रप्टिव है। तो देखा था कि सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो दिया गया या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया वो था मिसरसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बताया कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड। यहाँ पर एनसीईआरटी हम रीड करेंगे एंड देन मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए, रेप्लिकेशन व्हाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, Watson and Crick immediately proposed the scheme for replication too। यहाँ पर याद रखना एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया है रेप्लिकेशन को और ये स्टेट किसने किया। सो वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था कि रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। It has not escaped our notice that specific pairing we have postulated immediately suggested a possible copying mechanism for the genetic material। देखो, अगर ये पूछा जाए कि रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कब होगा, तो हमारा आंसर होगा जस्ट प्रायर टू सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवाइड हो उसके पहले, जस्ट प्रायर टू सेल डिवीजन जेनेटिक मटेरियल डबल होता है, क्योंकि इनमें ए माइटोसिस है, कोई प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज जैसे कोई फेजेस नहीं है। बट अगर हम यूकैरियोट की बात करें, आपको पढ़ाया है सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन एस फेज। व्हाट इज एस? एस इज सिंथेसिस फेज। ठीक है। नाउ the scheme suggested that two strands would separate and act as template for the synthesis of new complementary strands. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized। इसीलिए हमने क्या बोला? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। It is now proven that DNA replicates semi-conservatively. It was shown first in E. coli, and then उसके बाद higher plants और animals। किसने बताया ये? मिसलसन एंड स्टाल। मिसलसन एंड स्टाल कब बताया? 1958 में। They grew E. coli in a medium containing heavy nitrogen। heavy मतलब N15 नाइट्रोजन containing medium में grow किया as the only nitrogen source for many generations। The result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA। Newly synthesized DNA जो बन रहा है नया, उसमें मीडियम क्या जाना है? मीडियम वही जाएगा जो आपने मीडियम लेबोरेटरी में प्रोवाइड करा, दैट इज N15। This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation। ये लाइन याद रखना, CHCl में सेंट्रीफ्यूगेशन करने से heavy and lighter DNA सेपरेट हो जाते हैं। Now, N15 is not radioactive, हमने बात करी है। Now, then they transferred the cells into the medium with normal N14 isotope। हमने फिर हर जनरेशन में लाइटर नाइट्रोजन दिया, तो समझ में आया कुछ। जब एक फ्रीक्वेंट इंटरवल दैट इज 20 मिनट्स जनरेशन समय लिया और उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको कुछ कंसंट्रेशंस मिली। नाउ सी, यहाँ पर प्योर N15 डीएनए था, अब ये हेवी था। 20 मिनट्स के बाद ये सेपरेट हुआ, इसके आसपास लग गया वो मीडियम जो आपने प्रोवाइड किया है N14। देन 40 मिनट्स के बाद फिर से सेम प्रोसीजर हुआ। Thus, conclusion can be drawn। DNA was extracted from the culture one generation after the transfer of 15 to 14 medium। E. coli divides in 20 minutes, had a
had a hybrid or intermediate DNA density. DNA extracted from the culture after 40 minutes, मतलब आपने सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, तब हाइब्रिड और लाइट का अमाउंट इक्वल था. कैसा था? इक्वल. हैवी तो मिल ही नहीं रहा है बिकॉज आप N14 दे रहे हैं. अगर आपने ई कोलाई को 80 मिनट्स तक ग्रो किया सेम मीडियम में N14 में, कल हम पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि 80 मिनट्स के बाद जो आपको रेशियो मिला था, हेवी तो 0, हाइब्रिड फिक्स रहता है 2 स्ट्रैंड्स, और लाइट स्ट्रैंड्स मिले थे 14. इसकी ट्रिक भी मैं बता चुकी हूँ, 2 to the power n. Now, similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes was performed on Vicia faba. देखो, ब्रॉड बीन्स भी बोला जाता है, बाय टेलर एंड कलीग्स, और यहाँ पर भी यही प्रूव हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. नाउ इट्स द टाइम फॉर रेप्लिकेशन मशीनरी. रेप्लिकेशन मशीनरी में आपकी एनसीईआरटी ने बहुत सिलेक्टेड एंजाइम्स दिए हैं. अब इन सिलेक्टेड एंजाइम्स में हमें प्रॉपरली अरेंज करना है और कुछ एडिशनल एंजाइम पढ़ना पड़ेंगे, बिकॉज तभी जाके रेप्लिकेशन का प्रोसीजर समझ में आएगा. ठीक है. सो नाउ रेप्लिकेशन. अब पहले तो हम कंपेयर कर लें कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है. अब रेप्लिकेशन पढ़ाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा. दिस इज रेप्लिकॉन. व्हाट इज रेप्लिकॉन? रेप्लिकॉन इज यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन. मतलब ये ऐसा डीएनए है, ऐसा पार्ट है डीएनए का जिसमें रेप्लिकेशन होगा, दैट अंडरगोज रेप्लिकेशन. ठीक है. सो ऐसे रेप्लिकॉन्स कितने होते हैं, है ना. तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो बेटा प्रोकैरियोट्स में आपने देखा होगा कि जीनोमिक डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर. यूकैरियोट्स में होता है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर. प्रोकैरियोट्स में जब हम रेप्लिकॉन की बात करते हैं, यहां पर होता है सिंगल रेप्लिकॉन. ठीक है. सिंगल रेप्लिकॉन. यहां पर मिलते हैं मल्टीपल रेप्लिकॉन, बहुत सारे रेप्लिकॉन्स. ठीक है. कोई एक पोर्शन हम देख लेंगे अभी एनलार्ज करके कि रेप्लिकॉन के अंदर होगा क्या. तो अगर हम रेप्लिकॉन बना के देखें, ये पूरा ये रेप्लिकॉन है. यहां पर ये एंड्स होते हैं टर्मिनस. क्या कहलाते हैं? टर्मिनस. यहां पर से कहीं पर से होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पर आपको दिख रहे हैं 2 फॉक, 1 और 2. मतलब एक रेप्लिकॉन में आपको 2 फॉक मिलेंगे. 1 ओराई मिलेगा, 2 टर्मिनस मिलेंगे. आई बात समझ में? ये एक रेप्लिकॉन की बात हो रही है, और इसी रेप्लिकॉन का एक रेप्लिकेशन फॉक आपकी एनसीईआरटी बनाती है. ठीक है. उसे भी हम ड्रॉ करेंगे और फिर मेथड को देखेंगे. तो रेप्लिकॉन की बात तो हो गई. फिर उसके बाद चलते हैं पॉइंट ऑफ ओराई. पॉइंट ऑफ ओराई डीएनए का वो सीक्वेंस है जहां पर से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है. तो अगर कोई स्ट्रक्चर सर्कुलर है, जैसे प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पर एक सिंगल
पॉइंट ऑफ आई है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक है। पर जब बहुत सारे ऐसे ओरिजिन हैं तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ आई। सो पॉइंट ऑफ आई और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बच्चे समझते हैं वन एंड द सेम थिंग, बट देयर इज अ डिफरेंस कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब सिंगल, पॉइंट ऑफ आई मतलब ऐसे बहुत सारे सीक्वेंसेस है जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट हो सकता है। तो हम लिखे, यहां मिलेगा सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपकी बुक ने ई कोलाई में समझाया है, तभी उसने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बताया है प्रोकैरियोट्स के रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, यहां पर मेनी लीनियर डीएनए में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, मेनी पॉइंट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो साइज ऑफ रेप्लिकॉन बहुत बड़ा है, साइज ऑफ रेप्लिकॉन बहुत बड़ा है। तो स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन, अरे बहुत बड़ा डिस्टेंस अगर आपको ट्रेवल करना है तो आप तेजी से भागोगे, पर अगर आपको पता है कि मुझे तो सिर्फ पास में यहीं तक जाना है, कुछ फुटस्टेप्स, तो आप आराम से चलोगे। आई बात समझ में? दैट इज प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में साइज ऑफ रेप्लिकॉन इज बिगर, यहां पर स्मॉलर साइज है। स्पीड इज फास्टर, यहां पर रेप्लिकेशन की स्पीड देखेंगे, सो इट इज स्लोअर, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो ये मेजर डिफरेंसेस है इन रेप्लिकेशन। और भी डिफरेंसेस आते हैं रिगार्डिंग दी एंजाइम्स, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व है, पर वो सब कुछ आपकी सिलेबस में नहीं है। कम से कम हम इतना जान ले कि रेप्लिकॉन में यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन कहलाती है। उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर अभी देखेंगे, कौन सा रेप्लिकेशन फॉर्क है वो समझेंगे। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। हमने बात करी है यहाँ पर कि प्रोकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो रेप्लिकेशन कब होगा, जस्ट प्रायर टू डिवीजन, और यूकैरियोट्स में कब होगा, एस फेज, ठीक है। नाउ अब आपके एनसीईआरटी ने जो रेप्लिकेशन फॉर्क दिया है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, लेबल करनी है। दिस इज, ये एक एंजाइम की एक्टिविटी की साइट है जो इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को खोलता है ना। यहां पर दिस इज द साइट ऑफ हेलिकेज एक्टिविटी। किसकी साइट है ये, हेलिकेज एक्टिविटी। अब ये जो दो स्ट्रैंड है इसमें मान ले मैंने इसको नाम दिया 3 to 5, ये है इधर से 3 to 5, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड है दिस इज लीडिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब साचा है ये। यहां पर ये है लेगिंग, तो मैम इसको लेगिंग क्यों बोला, ये अभी हम आगे देखेंगे। लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या करना है, देखो इमेजिन करो डीएनए, वो जो रस्सी होती है ना, मोटी रस्सी जिसमें दो स्ट्रैंड्स, दो हेलिकल्स है, अब उसने कॉइल कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही कॉइलिंग हुई, उस कॉइलिंग को आपको डीएनए समझना है, आपने एक सिरे से खोलना स्टार्ट किया। जैसे एक सिरे से खोलना स्टार्ट किया आपने, यहाँ लगने वाला एंजाइम कौन सा है, हेलिकल को तोड़ने वाला हेलिकेज, और अनवाइंडिंग करने वाला अनवाइंडेज। कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, अरे हाइड्रोजन बॉन्ड।
दो डबल स्ट्रैंड्स, जो डीएनए के स्ट्रैंड जुड़े हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही तो जुड़े हैं, तो आप किसे सेपरेट करोगे? दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करोगे, क्या तोड़ोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये जब जैसे ही आप स्ट्रेच कर रहे थे पीछे की तरफ सुपर कॉइलिंग होने लगी। ये प्रैक्टिकल है बहुत ही। जैसे ही आप रस्सी को खोलने लगे पीछे की तरफ उलझन और बढ़ने लगी। सो नाउ अगर ये उलझन बढ़ती है तो इस उलझन को कौन सुलझाएगा? यहाँ पर आता है एक एंजाइम और, टोपोआइसोमरेज। प्रोकैरियोट्स में इसी को हम बोलते हैं गाइरेज। तो टोपोआइसोमरेज ने क्या किया बेटा? टोपोआइसोमरेज ने जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं उन्हें पहले तोड़ा। जब बहुत ज्यादा रस्सी उलझ जाती है तो एक ही रास्ता बचता है, काटे और फिर सुलझाए, फिर से जोड़ दे। यहाँ पर टोपोआइसोमरेज ने क्या करा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद फिर से जोड़ दिया। मतलब दो काम कर रहा है ये, एक तो एंडोन्यूक्लियस जैसा कट करने वाला भी और एक जोड़ने वाला भी लाइगेज जैसा। तो यहाँ पर ये निक एंड रीसील काटता है, जोड़ देता है, इसको कट करता है, जोड़ देता है। सो ये टोपोआइसोमरेज। अब क्या हो गया, आपने जो स्ट्रैंड को खोल दिए, सिंगल स्ट्रैंड कर दिए, अब वो तो फिर से रिवाइंड हो जाएंगे। तो उन्हें सिंगल स्ट्रैंड रखने के लिए एक एंजाइम लगता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये कुछ शुरुआत में लगने वाले एंजाइम से। बस फिर क्या था, जैसे ही स्ट्रैंड खुला रेप्लिकेशन शुरू होगा। किस डायरेक्शन से? यहाँ बढ़ेगा कि इधर बढ़ेगा। याद रखना, कोई भी नई स्ट्रैंड का सिंथेसिस अगर होगा तो उसका डायरेक्शन हमेशा 3 टू 5 ओल्ड स्ट्रैंड के अपोजिट होगा। मतलब खुद का डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3। क्यों ऐसा 5 to 3? बिकॉज बेटा हर बार हमेशा 3 एंड खुला है, 5 पे तो फॉस्फेट है। नया ग्रुप जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो कहाँ जुड़ेगा? वो जुड़ेगा OH ऑफ 3 एंड, क्योंकि वहीं पर फंक्शनल ग्रुप फ्री है। आई बात समझ में? तो अब जैसे ही रेप्लिकेशन को शुरू होना है, कौन शुरू कराएगा? एक प्राइमर लगता है। जैसे पेंट के पहले प्राइमर लगाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी प्राइमर लगता है। वो प्राइमर स्टार्ट कर देगा किसे? रेप्लिकेशन को। रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराएगा, पर मजबूर है, वो सिर्फ शुरू करा सकता है, वो पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं बना सकता। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना एक एक करके कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। पहले इतना हम नोट करें, क्योंकि फिर सब नहीं तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी लेबलिंग हो गई, डन। अब यहाँ जो मैंने एंजाइम की बात करी थी बेटा, टोपोआइसोमरेज, ठीक है, टोपोआइसोमरेज ठीक है, ये सुपर कॉइलिंग को रोकता है। अब एक एंजाइम, प्रोटीन्स जो सिंगल स्ट्रैंड्स को अलग रखते हैं, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अभी डिटेल में हम लिख लेंगे इसका नेम। सो यहां पर लग जाएगा कौन? प्राइमेज या प्राइमर। कौन सा प्राइमेज है? आरएनए प्राइमेज, जिसने आरएनए की छोटी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। ठीक, नाउ इसके बाद आपने शुरू करना है रेप्लिकेशन। तो इसका डायरेक्शन होगा 5 to 3। वैसे ही यहां पर भी रेप्लिकेशन होगा, पर रेप्लिकेशन एनर्जी कंसिडरेशन को देखा जाए तो यहाँ टुकड़ों में बनता है। अब इनकी पोलैरिटी देखें, देखो वही बन रहा है 5 to 3। ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा और ऐसा। 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3। इनके सिरे पे अब देखो कहाँ की तरफ,
ये यहाँ से शुरू किया था इसने, ये ऐसा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बैठा है आरएनए प्राइमेस। अब ये टुकड़े, इन टुकड़ों को क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला कौन है? देखो, इन्हें जोड़ेगा लाइगेज। कौन जोड़ता है? लाइगेज, ठीक है। तो इन्हें जोड़ने वाला कौन आ गया बेटा? लाइगेज, दिस वन। ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन की बात करी है, यहाँ आपकी बुक रेप्लिकेशन को किसमें समझाती है? ई कोलाई में। ई कोलाई में बताया गया है कि रेप्लिकेशन का समय कितना है? 18 मिनट्स। एक्चुअल में 18 मिनट डीएनए डबलिंग का समय है, पर डिस्ट्रीब्यूशन का समय अलग होता है ना। सो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन, डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूशन का समय अगर हम देखें तो बेटा एक तो 18 मिनट में डिवाइड हुआ, प्लस जो जनरेशन समय है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 38 टू 40 मिनट्स, ऑप्शन के हिसाब से लगाना है ना। तो ये बच्चा सोच नहीं पाता कि डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन का समय क्या है। अरे पहले तो रेप्लिकेट होगा जस्ट प्रायर टू डिवीजन, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 18 प्लस 20, हो सकता है इस 18 को भी 20 मान ले, तो दोनों मिला के फिर 40 आएगा, ठीक है ना। इसमें स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखो दी हुई है, स्पीड है 2000 पर सेकेंड। देखो यहाँ एनसीईआरटी लिखती है, ई कोलाई में स्पीड लिखिए 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, एक सेकेंड में है ये काम। सो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अभी हमने देखा स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन ज्यादा है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ हम इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो सबसे पहला है हेलिकेज। हेलिकेज को क्या करना है देख लो। हेलिकेज का काम होगा टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स को सेपरेट किया आपने, ठीक है, ये हेलिकेज ने कर दिया। अब हेलिकेज ने अपना काम निभा दिया अच्छे से। सेकेंड आ गए टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? टोपोआइसोमरेज विल प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग, निक एंड रीसील। कौन से बॉन्ड को? हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी, हाइड्रोजन तो पहले खुल गए। फॉस्फोडाइस्टर, मतलब इसकी एक्टिविटी कैसी है? एक्टिविटी लाइक एंडो न्यूक्लियस एंड लाइगेज, ठीक है।
तो इसकी एक्टिविटी दोनों जैसी है, एंडोन्यूक्लियस की तरह भी है और लाइगेस की तरह भी है ना। अब देखो बेटा, जो एसएसबीपी हमने बात करी थी, उस एसएसबीपी का काम क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब इस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन में क्या देखना है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग रखता है, प्रिवेंट रीवाइंडिंग ऑफ टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। अगला आ जाता है आपका प्राइमर, प्राइमेज बोल दे, है ना। ये क्या करेगा, आरएनए की छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड्स को इट जॉइन आरएनए प्राइमर अपोजिट टू, या फिर अगेंस्ट, किसके सामने, अगेंस्ट ओल्ड, पुराना 3' to 5' स्ट्रैंड। ऐसा क्यों किया? बिकॉज जो भी नई चीज अब ऐड होगी उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, 5 to 3। यहां क्या होता है, फ्री फंक्शनल ग्रुप एट 3' एंड। तो नई जो बनेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3, डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, 5 to 3। अब यहाँ पर आपको चेन को बड़ा करना है, तो चेन को बड़ा करने के लिए आपके पास सबस्ट्रेट होना चाहिए जिसे जोड़ेगा कौन, डीएनए डिपेंडेंट। अरे किसको देखा है, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए पे निर्भर है इंफॉर्मेशन के लिए, और क्या बनाएगा, डीएनए। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, एड डीएनटीपीस, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बोलो या डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलो, ठीक है। तो फॉस्फेट अगर बोल रहे हैं आप, तो आपको टाइड नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर एड डीएनटीपीस, ठीक है। और इसी में इनका काम भी होता है प्रूफ रीडिंग, कोई गलतियां तो नहीं हो गई, देखो ज्यादा डेप्थ में दिया नहीं है। प्रूफ रीडिंग एरर डिटेक्शन, है ना। तो मेजर प्रूफ रीडिंग एंजाइम है 1, और मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम है 3rd। अब ये याद रखना कि इन्हें हम कॉर्नबर्ग्स एंजाइम भी बोलते हैं, बिकॉज कॉर्नबर्ग ने डिस्कवरी की थी, ठीक। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर इसके मेजर फंक्शंस ये वाले हैं। अब जैसे ही बन रहा है, एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूस सिंथेसिस है और एक में डिसकंटिन्यूस है। तो जो डिसकंटिन्यूस बनता है उसका नाम क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ता है लाइगेज। जॉइन ओकाजाकी डीएनए फ्रेगमेंट on
लेगिंग स्ट्रैंड। अब समझ में आया लेगिंग क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पर जो डीएनए बन रहा है ये टुकड़ों में, पीसेस में बन रहा है, ओकाजाकी सेगमेंट्स। इस तरीके से आपका रेप्लिकेशन रन कर रहा है। दोनों स्ट्रैंड्स में रेप्लिकेशन साइमल्टेनियस होता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन इस तरीके से हो गया और जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसमें एक पैरेंटल होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रेप्लिकेशन है, ये रेप्लिकेशन अगर सेल डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेशन में है तब ही नॉर्मल फिजियोलॉजी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज पता चला डीएनए तो रेप्लिकेट होता जा रहा है बट सेल डिवाइड नहीं कर रही, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, सो उस केस में हो जाएगी पॉलीप्लॉइडी। एनसीईआरटी बोलती है ऐसे, देख ले हम। तो दीज आर दी मेजर एंजाइम्स जो हमने सीक्वेंस में पढ़ लिए जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। एनसीईआरटी हम रीड कर लेते हैं। द मशीनरी ऑफ replication and the enzymes. In living cells such as E. coli, the process of replication requires set of catalysts or enzymes. हमने लिस्ट बना ली है। The main enzyme is referred as DNA dependent DNA polymerase since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of DNTPs, that is deoxynucleotides बोल दे या फिर deoxy nucleoside triphosphate बोल। These enzymes are highly efficient enzymes. They have to catalyze polymerization of large number of nucleotides in a very short time. हम जैसे E. coli की बात करें तो E. coli में 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर, ये इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने देखा था। Compared with the human whose diploid content is this much, completes the process of replication 18 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। That means the average rate of polymerization is 2000 base pair per second. Not only do the polymerase have be fast, but they have to catalyze with high degree of accuracy. अरे कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती, म्यूटेशन हुआ तो डिसऑर्डर्स। Now next one, any mistake during replication would result into mutations. Furthermore, energetically replication is very expensive. तभी तो एक स्ट्रैंड के अलोंग कंटिन्यूस सिंथेसिस है और दूसरे के अलोंग टुकड़ों में बन रहा है। सो डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स ड्यूअल पर्पस, दो काम कर रही हैं। एक तो ये खुद अटैच होती है तो चेन बनाएंगी और यहाँ से जब फॉस्फेट रिलीज होगा तो एनर्जी बनती है और उस एनर्जी से ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखो, in addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization reaction. The two terminal phosphates in deoxynucleoside triphosphates are high energy intermediates या high energy phosphates, same as in case of ATP. In addition to DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication, जो हमने पढ़ लिए, with high degree of accuracy. For long DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated its entire length, आप छोटे छोटे रेप्लिकॉन में रेप्लिकेशन कराते हैं और उस रेप्लिकॉन में और छोटी यूनिट आ जाती है रेप्लिकेशन फॉर्म। The DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction. लिखा है, कौन सा डायरेक्शन? देखो 5 to 3, आप जानते हो क्यों 5 to 3? क्योंकि हर न्यूक्लियोटाइड कहाँ जुड़ेगा? जहां फ्री फंक्शनल ग्रुप है और वो है 3'। This creates some additional complications at the replicating fork. Consequently, on one strand, the template with polarity 3 to 5, replication is continuous, while on the other strand with polarity this 5 to 3, it is discontinuous. The discontinuous synthesis
fragments are later joined by DNA ligase. DNA polymerase on their own cannot initiate replication. देखो सब कुछ दिया है NCERT ने, but randomly दिया है. Also, the replication does not initiate randomly at any places. There is a definite region, जिसे हमने बोला origin of replication. Origin of replication word is used for prokaryote and eukaryotes के लिए point of eye. ये replication fork, यहाँ पर ये replication fork में और भी details हमने label की है. Now, because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA is needed to be propagated, it requires a vector. देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं origin of replication की, it is because of this requirement of this origin of replication. बायोटेक में हम पढ़ेंगे जब भी आपको एलियन डीएनए इंसर्ट करना है तो आप ऐसे वेक्टर में इंसर्ट करते हैं दैट हैव इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यहाँ पर यही बोल रहा है that because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA if needed to be propagated requires a vector. Furthermore, not every detail of replication is understood as well. नहीं, हमको तो समझ में आ गया मैम, सही बात है, जितना हमें नीड के लिए चाहिए उतना sufficient है. Now, in eukaryotes, replication of DNA take place in S phase of cell cycle. पर अगर replication सेल डिवीजन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, कोई भी फेलियर अगर हुआ, सो इट रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी. और पॉलीप्लॉइडी हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं इन दी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में इंड्यूस भी की जा सकती है, नेचुरली भी होती है. सो दिस कंप्लीट्स आवर रेप्लिकेशन. इन द नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट विथ ट्रांसक्रिप्शन. थैंक यू सो मच.